हैं UFIR, जुर्म की दुनिया से छोटे बड़े गुनाहों की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो इंसानियत की खिदमत का अज़्म लिए हुसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क गई, अपनी जहानत और काबिलियत से खुद को मनवाया। न्यूरोलॉजी साइंसेज में PhD की डिग्री, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत अमेरिका की 2 यूनिवर्सिटी से 75 से जायद अवार्ड। एक रोशन सितारा, एक नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स पर चमकने वाला ये नाम एकदम अमेरिका के इंतहाई मतलब की फहरिस्त में कैसे आ गया? माँ समाजी कारकुन, बाप मुआलिज। एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर आफिया ने पाकिस्तान हो या अमेरिका हमेशा इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। असातिज़ा की मंजूर नजर, बेहतरीन मुकर्रिरा, हसास इतनी के खून देखने की हिम्मत ना होने पर डॉक्टर बनने से ही इनकार कर दिया। 1992 में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दौरान तालीम पाकिस्तान में इस्लाम और उसके ख्वातीन पर असरात के मौजू पर अवार्ड समेत कई अहम इदारों से इनाम याफ्ता तालबा। 9/11 अमेरिका में ट्विन टावर्स पर होने वाला हमला जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। अमरीकी पॉलिसी तो बदली ही बदली, हुकूमतों की पॉलिसी भी बदल गई। अलकायदा पर इल्जाम लगा, उसने जिम्मेदारी कबूल की और अफगानिस्तान पर हमला कर दिया गया। पड़ोस की आग अपने दामन तक भी पहुंची और पाकिस्तान में अमरीकी मुखालफत में इजाफा होता चला गया। इसी दौरान अमरीका की जानिब से इंतहाई मतलूब अफराद की एक फहरिस्त जारी की गई और इसमें चौंका देने वाला नाम था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। FBI को मतलूब एक ऐसी पाकिस्तानी खातून जिस पर अलकायदा का रुकन होने और अमेरिका पर हमलों की मंसूबाबंदी का इल्जाम था। FBI का दावा था कि आफिया अलकायदा के अहम रहनुमा खालिद उमर शेख के करीबी साथी अदनान शुक्री अल जुम्मा से राब्ते में है। FBI के मुताबिक डॉक्टर आफिया जनवरी 2003 में बोस्टन से चली गई थी और 30 मार्च 2003 को वो अपने तीनों बच्चों समेत कराची में उस वक्त लापता हो गई जब वो रावलपिंडी जाने के लिए टैक्सी में रेलवे स्टेशन जा रही थी। उसकी लापता होने की इतलात हमें 2003 में मिली थी और 2003 में हमें मिली थी और उसके बाद जो है हमें बहुत किस्म की खबरें मिली। पाकिस्तानी और NBC समेत अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथों उनकी मुबैना गिरफ्तारी की खबरें शाया और नशर की, जिनकी पहले पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने तस्दीक भी की, लेकिन बाद में बयान बदल दिया गया। आफिया की बाजियाबी के सिलसिले में भाई मोहम्मद अली सिद्दीकी ने अमेरिका में अदालत से राब्ता किया, जहां FBI ने भी उसकी मौजूदगी से इनकार कर दिया, लेकिन FBI की ऑफिशियल वेबसाइट से आफिया और उनके शौहर का नाम हटा लिया गया। डॉक्टर आफिया और उनकी गुमशुदगी वक्त के धुंधलकों में कहीं खोती चली गई। उनका नाम लोगों के जहन से महव हो गया और ये यकीन कर लिया गया कि उनकी जिंदगी का बाब अब बंद हो गया। लेकिन इस बाब पर से वक्त की गर्द उस वक्त झड़ी जब 5 साल बाद डॉक्टर आफिया का सुराग मिला। अफगानिस्तान की बगराम जेल की कैदी नंबर 650। मौज़म बेग एक बरतानवी मुस्लिम फरवरी 2002 में इस्लामाबाद में अमेरिकन CIA के हाथों गिरफ्तार हुआ। 1 साल अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस और फिर तकरीबन 2 साल गवांता नामो बे में कैद रहा। I remember him saying that ये दुनिया जहाँ मैं रह रहा हूँ नफरत और खौफ की दुनिया है। मुझे उसका कहना अच्छी तरह याद है कि 11 सितंबर हम काले अफराद की तारीख का पहला दिन है जब हमें कुछ सुकून मिला, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है, दुनिया भर के मुसलमानों की बारी। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं गुलामी की और किस तरह ये निजाम चलाया जा रहा है, तो ये वही बातें लगती हैं जो मेरे वकील ने गुआंटानामो बे में मुझे बताई थी। 25 फरवरी 2005 को मौज़म को रिहा कर दिया गया और 2006 में अपनी असीरी की दास्तान को मौज़म ने किताबी शक्ल दे दी। उसने कहा था कि अमेरिका सोवियत यूनियन से उसकी ताकत, हथियारों और खासकर एटमी हमले की ताकत से डरता था। मौज़म ने किताब में बगराम जेल में अपने दौरे असीरी का जिक्र करते हुए एक ऐसी खातून का जिक्र किया जिसकी चीखें सुनकर वो अपनी तकलीफ भी भूल जाता था।
2006 میں لکھی گئی معظم کی یہ تحریر برطانوی صحافی رڈلے کے لیے ایک تحریک بن گئی۔ رڈلے بگرام پہنچی، جیل میں کچھ دن گزارے اور جب رہا ہوئی تو اسلام آباد پہنچ کر 7 جولائی 2008 کو ایک پریس کانفرنس میں اس نے بھی بگرام جیل میں ایک خاتون کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ I wish I could give you many more details than I have. What I do know is that she's a Pakistani woman. Her prison number is 650. She has been held in Bagram. She was there for some years. I don't know if she's still there. I suspect that she is. And I first came to know about her through some of the ex-Guantanamo Bay detainees who had heard her screaming in Bagram. But there has also been an interview by some Arab detainees in Bagram who said that they saw her. Now, this is a US military detention facility, which is a bit of a dark hole. We know that there have been 2 murders there. We know that there have been human rights abuses there. Poor woman has been held there for years. I can't even begin to imagine what her state of mind is. All I know is it would never happen to a Western woman, being held without trial, without charge, terrorized, brutalized in that murderous black hole called Bagram. Very injustice which has brought me here today to shout on behalf of a sister who has no voice, who is locked away in some American dungeon. رڈلے کے بیان پر ایشین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے 28 جولائی 2008 کو اقوام متحدہ کو لکھے گئے ایک خط میں اس خاتون کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی قرار دیا، قیدی نمبر 650، جو تشدد سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے، اسے صرف کویشچنز کرنے ہیں، ہمیشہ سے یہی وہ تھا۔ آپ ایف بی آئی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی جرم 5 سال میں، اور پھر آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا وہ جو اس میں ایوان ریڈلی نے جو بتایا کہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ کہانی میں ٹوئسٹ اس وقت آیا جب 1 اگست کو ایف بی آئی نے بالآخر تسلیم کر لیا کہ عافیہ صدیقی افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر امریکی تحویل میں ہے۔ امریکہ میں